कन्नौज के समीपवर्ती राज्यों में जो हमारा अगला राज्य है वो है नेपाल का राज्य। अर्थात हर्ष के शासनकाल में हमें नेपाल राज्य का भी वर्णन प्राप्त होता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है नेपाल। नेपाल का जो प्राचीन राज्य था वो गंडक और कोसी नदी के बीच में स्थित था। गंडक और कोसी नदी के जो बीच का क्षेत्र था वो नेपाल राज्य कहलाता था। ये प्राचीन नेपाल राज्य को हम बोल रहे हैं। अब इस भाग को आज के समय में हम नेपाल की घाटी कहते हैं। वंशावलियों, अभिलेख और मुद्राओं तथा चीनी तिब्बती लेखों से हमें नेपाली इतिहास का कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। वंशावलियों के अनुसार नेपाल पर सर्वप्रथम गोपलक वंश ने शासन किया था। जो सबसे पहले इस पर शासन हुआ था वो गोपलक वंश का शासन हुआ था, जो हमें ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और इसमें जो है गोपलक वंश के 8 राजाओं के द्वारा शासन किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर अभीरों का शासन होता है। गोपलक वंश के बाद अभीरों का नेपाल पर शासन पाया गया है और अभीरों के बाद यहाँ का शासन किरातों के हाथ में चला जाता है। अभीर वंश के बाद यहाँ पर किरात लोगों द्वारा शासन किया जाता है और हमें 29 किरात राजाओं के नाम पता चलते हैं। अर्थात 29 किरात राजाओं के द्वारा यहाँ पर शासन किया जाता है। इसके पश्चात निमिष नामक भारतीय क्षत्रप ने या भारतीय क्षत्रिय राजकुमार ने नेपाल को जीत लिया था और उसके वंश के 5 राजा होते हैं। किरात को हराने के बाद निमिष नामक एक भारतीय क्षत्रिय राजकुमार द्वारा इसको जीता जाता है और इसके जो है उत्तराधिकारी सहित मिलाकर के यहाँ पर 5 राजा होते हैं। निमिष वंश का विनाश करने के पश्चात लिच्छवियों द्वारा यहाँ पर अपना शासन स्थापित किया जाता है। निमिष के पश्चात लिच्छव अपना शासन स्थापित करते हैं। लिच्छव राजवंश के शासन में हमें नेपाल का प्रमाणिक इतिहास मिलने लगता है। अर्थात इनका कोई प्रमाणिक इतिहास नहीं मिलता है, लेकिन जब लिच्छवियों का शासन नेपाल पर होता है तो हमें प्रमाणिक इतिहास मिलते हैं। ईसा की 2री और 3री शताब्दी में लिच्छव राजवंश की नेपाल में स्थापना होती है। अर्थात जो लिच्छवियों का शासन है वो ईसा की 2य और 3य शताब्दी में होता है। तो उस समय से हमें इसके जो है प्रमाणिक इतिहास प्राप्त होते हैं। वंशावलियों और अभिलेखों में 28 लिच्छवी राजाओं के हमें नाम ज्ञात होते हैं और इनके द्वारा लगभग 4 से 500 साल तक शासन किया जाता है। लिच्छवियों के 29 शासक राज्य करते हैं और इनके द्वारा लगभग 400 से 500 वर्ष तक शासन किया जाता है। ह्वेनसांग नेपाली लिच्छवियों को पवित्र बौद्ध बताता है। हम देखते हैं तो पाते हैं कि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के समय नेपाल एक प्रत्यंत राज्य रहा है और वो उसकी अधीनता को स्वीकार करता था। लेकिन गुप्तों के पतन के पश्चात लिच्छवी पुनः स्वतंत्र हो जाते हैं। 6ठी शताब्दी के आसपास यहाँ का नेता मानदेव एक शक्तिशाली राजा होता है। उसके द्वारा नेपाल घाटी के पूर्व तथा पश्चिम में अपने राज्य का विस्तार किया जाता है और 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में यहाँ पर राजनीतिक अव्यवस्था फैलने के बाद उसका लाभ उठा करके अंशुवर्मा नामक मंत्री के द्वारा राजगद्दी पर कब्जा कर लिया जाता है।
इसके बाद नेपाल में वैश्य ठाकुरी वंश की स्थापना होती है। वैश्य ठाकुरी वंश अंशु वर्मा के द्वारा जब कब्जा किया जाता है तो इसके पश्चात यहाँ पर वैश्य ठाकुरी वंश की स्थापना होती है। प्रारंभ में ये लिच्छवी शिवदेश प्रथम का सामंत रहता है अंशुवर्मन। उसके समय में ये तिब्बतियों का नेपाल पर आक्रमण होता है, जिसका नेता सांग होता है और वो नेपाल को जीत लेता है और अंशुवर्मा अपनी एक कन्या का विवाह सांग के साथ कर देता है। अंशुवर्मा तिब्बत शासक की अधीनता को स्वीकार करके अपना शासन करता है और कुछ समय बाद वो अपने को स्वतंत्र घोषित कर लेता है, क्योंकि अंशुवर्मा के कुछ सिक्कों पर उसकी उपाधि महाराजाधिराज की मिलती है। काठमांडू, पाहुन, देवपाटन, बागमती से उसके कुछ अभिलेख प्राप्त होते हैं, जिससे पता चलता है कि नेपाल घाटी पर उसका आधिपत्य रहा है। संभवतः अंशुवर्मा का जो शासन है वो 643 ईस्वी तक का पाया गया है। ह्वेनसांग ने इसे हाल का राजा बताया है। विद्वानों के अनुसार अंशुवर्मा के जो लेखों की तिथि है वो हर्ष संवत की है, जिससे ये सिद्ध होता है कि वो हर्ष की अधीनता को स्वीकार करता था। लेकिन इस विषय में हमें कोई निश्चित प्रमाणिक साक्ष्य नहीं मिलते हैं। संभवतः इस संबंध का प्रयोग सांस्कृतिक संपर्क स्थापित करने के कारण हुआ था। अंशुवर्मा की मृत्यु के पश्चात नेपाल में पुनः आंतरिक अव्यवस्था फैलती है और लिच्छवी शासन पुनः स्थापित होता है। इसके बाद लिच्छवियों का शासक नरेंद्र देव बनता है और उसका उत्तराधिकारी पुत्र शिवदेव होता है, जो मौखर कुल में अपना विवाह करता है। इसके बाद नेपाल पर तिब्बत का अधिकार हो जाता है और उसका अधिकार लगभग 150 साल तक अर्थात 834 ईस्वी तक बना रहता है। 9वीं शताब्दी के अंत में नेपाल एक स्वतंत्र राज्य हो जाता है और इसी समय यहाँ पर एक नए संवत की स्थापना होती है। इसके बाद से नेपाल का भारत के इतिहास में कोई विवरण नहीं प्राप्त होता है। धन्यवाद।